Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to discuss about first part of sexual reproduction in fungi. It's part of second paper of MSc Botany first semester. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इससे पहले के वीडियो में हमने फंजाई के रिप्रोडक्शन के जो तरीके देखे उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा था, अलैंगिक प्रजनन। और आज इस वीडियो में हम लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे कि कवकों में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है। तो लैंगिक प्रजनन बेसिकली है क्या? जहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियस ऐसा हो, दो कंपैटिबल न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज हो जाएं, जुड़ जाएं, या दो कंपैटिबल सेक्स सेल्स या सेक्स ऑर्गन्स या गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते ही, हमने पहले भी पढ़ा कि इसके अंदर जीन्स का इंटरचेंज होता है और इस वजह से जो नई प्रोजनी बनती है वो इवोल्यूशन के क्रम में ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन फंजाई इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये कवक जो है वो लैंगिक प्रजनन करने के प्रति प्रेरित होती है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो हम जानते हैं, इट इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इनटू अ पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस दिख रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग में हम सभी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बिकॉज हम सबके जीन्स डिफरेंट है। तो वो जेनेटिक वेरिएशन जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स का फ्यूजन हो रहा है तभी ऐसा संभव हो पाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होना है उसके लिए मुख्य रिक्वायरमेंट है कि दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई का पास में आना जरूरी है। तो कंपैटिबिलिटी क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस दो अलग अलग स्ट्रेन्स के न्यूक्लियस है भी, परंतु वे इनकम्पैटिबल हैं। कभी कभी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, कभी कभी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, और कभी कभी जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है। तो अगर ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं तब जाके जो दो कंपैटिबल न्यूक्लियस पास आते हैं और फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो पाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये 3 स्टेप्स हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। PKM इसे इस नाम से हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PKM, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो सबसे पहला देखते हैं प्लाज्मोगैमी। तो नाम से ही पता चल रहा है, गैमी वर्ड का तात्पर्य आप सभी जानते होंगे, गैमोस से इसका मतलब आया, जिसका तात्पर्य मैरिज या फ्यूजन। तो प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा का जुड़ना। दिस स्टेप it brings together the two nucleus by fusion of the two protoplasts in the same cell। तो आप देखेंगे कि एक कोशिका है और दूसरी कोशिका है। अब इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ कि इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट जो था अंदर का वो फ्यूज हुआ, और प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होने से क्या हुआ कि दोनों के न्यूक्लियस पास पास आ गए। और ये कंडीशन जब है एक ही सेल बन गई है, और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं N+N कंडीशन दिख रही है। तो ये दोनों केंद्रक आपको एक ही सेल में नजर आ रहे हैं, दोनों केंद्रक पास पास आ गए हैं। दोनों केंद्रकों का पास पास आना, ये स्टेप जो है प्लाज्मोगैमी कहलाती है। इसे हम P के द्वारा भी डिनोट करते हैं। सेकंड स्टेप जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है कैरियोगैमी, कि जब ये दोनों केंद्रक पास पास आ गए तो अब ये दोनों केंद्रक जो है फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर के क्या जन्म देंगे? 2N स्टेज को, यानी डिप्लॉयड स्टेज को। यानी N+N स्टेज जो है, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2N, डिप्लॉयड। दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए तो इससे डिप्लॉयड जायगोट बनता है, और जो यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए ही रहता है फंजाई में। और थर्ड स्टेप क्या होगी? मियोसिस होगी, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा कि ये जो डिप्लॉयड स्टेज थी वो वापस अर्धसूत्री यानी अगुणित स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। डिप्लॉयड विल बी कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड स्टेज। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में यही होता है। और क्योंकि सारी फंजाई हैप्लॉयड है तो उसके अंदर ये 3 स्टेप इसी फॉर्म में होंगी, PKM। प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी हुई और मियोसिस होगी। तो मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये याद रखिएगा, लैंगिक प्रजनन में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन अवश्य होता है। और जो जितनी भी लोअर फंजाई है, जैसे हमने देखा कि जो एक्सेप्टेड फंजाई यूजुअली, उनमें ये तीनों स्टेप्स एक के बाद एक होती रहती हैं, कंटिन्यूसली होती रहती हैं। परंतु हम देखेंगे कि कुछ हायर फंजाई में इन स्टेप्स में थोड़ा सा डिलेइंग हो जाती है। तो डिलेइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जिसके अंदर आपका जैसे पेनिसिलियम आता है, तो इस एस्कोमाइसिटीज के जो कवक हैं उसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो गई, प्लाज्मोगैमी के द्वारा N+N स्टेज तो आ गई, परंतु कैरियोगैमी होने में थोड़ा वक्त लग गया, डिलेइंग ऑफ द
कैरियोगेमी। तो यानी उसका जो हाइफा है काफ़ी लंबे समय तक वो N+N स्टेज में ही चल रहा है। अगर आप उसके हाइफा का अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर N+N स्टेज आपको नजर आ रही है, तो लंबे समय तक उसमें चल रहा है। और फिर एकदम से कैरियोगेमी होगी और कैरियोगेमी से डिप्लॉयड स्टेज में आया जो हाइफा होगा, उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो मियोसिस एम के द्वारा फटाफट से उसको वापस हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हाइफा जो है वापस पुनः हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि मुख्यतः हैप्लॉइड हाइफा ही फंजाई में मिलता है। तो ये लोअर फंजाई में तो ये तीनों स्टेप पी के एम कंटिन्यूस चलती रहती हैं, परंतु जो हायर फंजाई है जैसे एस्कोमेसिटीज में हमने देखा कैरियोगेमी जो है थोड़ा डिले हो गई है, तो यानी कुछ लंबे समय तक वो प्लाज्मोगेमी के अंदर ही चल रहा है। और इससे भी अधिक प्रकार की डिलेइंग जो है सबसे जो एडवांस क्लास है फंजाई की बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। बेसिडियोमाइसिटीज के जैसे मेंबर्स हैं एगेरिकस, पक्सिनिया, अस्टिलागो। तो ये जो कवक हैं इनके अंदर आप क्या देखेंगे कि कैरियोगेमी और ज़्यादा डिले हो गई है, यानी इनका तो हाइफा मोस्टली आपको हमेशा N+N स्टेज में ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। यानी प्लाज्मोगेमी होने के बाद N+N, 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 इसी प्रकार की स्टेजेस में ये अपना जो रिप्रोडक्शन है वो भी N+N स्टेज में कर रहा है। और फिर एकदम ऐसा स्पोर इसमें जैसे आपने देखा होगा पक्सिनिया में टेलिटोस्पोर बनेगा और तब जाके उसमें कैरियोगेमी होगी और फिर उसमें मियोसिस होगी और फिर उसके बाद मियोसिस से उसमें बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जो कि वापस हैप्लॉइड हाइफा को जन्म देंगे। तो ये जो प्रकार की डिलेइंग है कैरियोगेमी की वो आपको एडवांस क्लासेस जैसे एस्कोमेसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके बाद कुछ टर्म्स को भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जैसे होमोथेलिक फंजाई और हेट्रोथेलिक फंजाई। होमोथेलिक फंजाई में क्या हो रहा है, ऐसी फंजाई विच डू नॉट रिक्वायर अपोजिट मैटिंग टाइप्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिनको अपोजिट मैटिंग टाइप्स की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें तो होमोथेलिक फंजाई कहते हैं, यानी 2 अलग अलग थैलस की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस निडुलेंस। और कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट थैलस की आवश्यकता होती है, यानी अपोजिट मेटिंग टाइप्स की आवश्यकता होती है, तो इनको हम हेट्रोथेलिक फंजाई कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई जिसे यीस्ट कहते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंजाई, एस्परजिलस फ्लेवर्स, पेनिसिलियम मार्निफाई, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ये जो कुछ ऐसी फंजाई हैं ये हेट्रोथेलिक होती हैं। और ये जो हेट्रोथेलिज्म है ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकता है, तो दोनों ही लेवल पे हेट्रोथेलिज्म देखने को मिल सकता है। अपोजिट मैटिंग टाइप की आवश्यकता होना जिन फंजाई में मिलता है उनको एडवांस माना जाता है। देन एक और टर्म है मोनोशियस फंजाई या डायोशियस फंजाई। तो वैसे मोनोशियस और डायोशियस से आप परिचित हैं। मोनोशियस, मोनो मतलब सिंगल, ऑइकोस, ऑइकोस से आया यानी होम, यानी सिंगल होम, यानी एक ही होम पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे मिल रहे हैं, उसे हम मोनोशियस फंजाई कहते हैं। और डायोशियस जिसका तात्पर्य हो गया 2 अलग अलग होम है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे बन रहा है, अलग हाइफा पे बन रहा है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग हाइफा पे बन रहा है। तो उस प्रकार की कंडीशन मेल और फीमेल जब अलग अलग हैं, अलग अलग हाइफा पे मिल रहे हैं, उसे हम डायोशियस फंजाई कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ और टर्म्स हैं, गैमेटेंजियम, आइसोगैमेटेंजियम, अनाइसोगैमेटेंजियम। गैमेटेंजियम अर्थात वो सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट को बियर करता है, उसको धारण करता है, उसे गैमेटेंजियम कहते हैं, युग्मक धानी। और जब युग्मक धानियाँ 2 अलग अलग युग्मक धानियाँ बिल्कुल सेम है मॉर्फोलॉजी में, तो उसे हम आइसोगैमेटेंजियम कहते हैं। और जब वे अलग अलग हैं मॉर्फोलॉजिकली एकदम दूसरे से बिल्कुल देखने में अलग अलग हैं, जैसे एंथीडिया अलग दिख रही है, उगोनिया अलग दिख रही है, पुंधानी और स्त्रीधानी, तो जब वो अलग अलग दिख रही हैं आपको, तो तब उसे हम अनआइसोगैमेटेंजिया कहते हैं। फिर है पैरागाइनस गैमेटेंजिया और एम्फीगाइनस गैमेटेंजिया। पैरागाइनस, पैरा पैरेलल, पैरेलल से आप याद रखिए कि जब क्या हो रहा है कि एंथीडियम इज अटैच्ड पैरेलली टू द साइड ऑफ द उगोनियम, तो पुंधानी उगोनियम के बिल्कुल साइड में अगर अटैच है उसे पैरागाइनस गैमेटेंजिया कहते हैं। ये ऐसा आपको कंडीशन एल्बुगो जो कि ऊमाइसिटीज का मेंबर है उसके अंदर एल्बुगो कवक में इस प्रकार की पैरागाइनस गैमेटेंजिया देखने को मिलती है। और फाइटोप्थोरा उसके अंदर आप देखेंगे उस कवक में क्या होगा, एम्फीगाइनस गैमेटेंजिया होती है। इसमें क्या होता है, एंथ्रीडियम जो है, पुंधानी जो है, वो ऊगोनियम के स्टॉक को कंप्लीटली चारों तरफ से घेर लेती है। तो इस प्रकार की कंडीशन एम्फीगाइनस गैमेटेंजिया की कंडीशन फाइटोप्थोरा में देखने को मिलती है, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की डिजीज पैदा करता है पोटैटो के अंदर। देन और एक और टर्म है होलोकार्पिक थैलस। होलोकार्पिक थैलस, इसका मतलब है कि पूरा जो थैलस है, पूरा जो फंजाई का पूरी बॉडी है, इट टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। कंप्लीटली वो उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है।
इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। तो सिनकाइट्रियम जो है कि पोटैटो में डिजीज करता है, ब्लैक वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। इस फंगस में आप ऐसा देखते हैं कि पूरा थैलस होलोकार्पिक, यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा थैलस जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू द जूस स्पोरेंजियम, पूरा थैलस जूस स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो गया है। और इस प्रकार के जो टाइप है उसमें रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव फेज जो है दोनों ही साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं चल सकती हैं, या तो रिप्रोडक्टिव फेज चलेगी या वेजिटेटिव फेज चलेगी, क्योंकि वेजिटेटिव फेज कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होती है, इसलिए दोनों कभी साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। तो ये होलोकार्पिक थैलस होता है, ऐसी फंजाई होलोकार्पिक कहलाती है। और कुछ फंजाई यूकार्पिक होती है। यूकार्पिक के अंदर क्या होता है, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द थैलस इट पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्शन, यानी उस थैलस का एक टुकड़ा है, उस फंजाई के जो हाइफा है उसका एक पोर्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने में कन्वर्ट होता है। और तब उस स्टेज में क्या होगा, बाकी स्टेज तो वेजिटेटिव फेज में चलेगी और वो पोर्शन जो कि रिप्रोडक्टिव उसमें कन्वर्ट हुआ है वो रिप्रोडक्टिव में चलेगा, यानी बोथ अकर साइमल्टेनियसली ऑन द सेम थैलस। उस सेम थैलस पे एक तरफ रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है और एक तरफ वेजिटेटिव फेज चल रही है। और यूजुअली यूकार्पिक थैलस वाली जो फंजाई भी दो प्रकार की हो सकती है, मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक में वापस दो प्रकार की कंडीशन दिखती है, एंडोबायोटिक एंड एपीबायोटिक। मोनोसेंट्रिक क्या है, मोनोसेंट्रिक का तात्पर्य है ऐसा थैलस विच प्रोड्यूस अ सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो स्पोरेंजियम बनाएगा या रेस्टिंग स्पोर बनाएगा, तो ये कंडीशन मोनोसेंट्रिक, मोनो मतलब सिंगल। और एंडोबायोटिक का तात्पर्य है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज इनसाइड ऑफ द सबस्ट्रेट और द होस्ट सेल। तो यहाँ आप देख रहे हैं मोनोसेंट्रिक एंडोबायोटिक यूकार्पिक थैलस, जिसके अंदर देख रहे हैं ये पूरी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो होस्ट की सेल के अंदर है, एंडो मतलब अंदर। और एपीबायोटिक का मतलब है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द सबस्ट्रेट और होस्ट सेल। तो यहाँ आप देख रहे हैं मोनोसेंट्रिक एपीबायोटिक, जिसके अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होस्ट सेल के बाहर की ओर है। तो ये तो हो गया मोनोसेंट्रिक यूकार्पिक थैलस। अब और होगा पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक थैलस। तो पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब बहुत, सेंटर मतलब एक से अधिक सेंटर। तो अ थैलस विथ हैविंग मेनी सेंटर्स एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फॉर्म। तो उस थैलस में कई सारे सेंटर बन गए जिनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं या रेस्टिंग स्पोर्स बन रहे हैं, तो उस प्रकार के थैलस को हम पॉलीसेंट्रिक कहते हैं, पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक थैलस। यानी बाकी पोर्शन तो उसका वेजिटेटिव है और कुछ पोर्शन जो है रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव पोर्शन हो गया और ये पोर्शन जो है इसका वो वेजिटेटिव पोर्शन जो है वो कहलाएगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है और कई सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पे भी आपको रिप्रोडक्टिव दिख रहा है, यहाँ भी रिप्रोडक्टिव दिख रहा है, तो ये एक से अधिक रिप्रोडक्टिव सेंटर हैं, तो इसलिए पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक थैलस इसे कहते हैं। तो यहाँ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ टर्म्स का भी अध्ययन किया और उसके स्टेप्स को पढ़ लिया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। और नेक्स्ट में हम इन डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होते हुए किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किन विधियों से, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।